और मेरे दोस्त क्या हालचाल है। सब कुछ ठीक होगा उम्मीद करता हूं मैं। हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों फाइनली आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की डेट आ चुकी है उनवारी। हालांकि हमारे बहुत सारे दोस्तों को जो एक्सपेक्टेड डेट था वो लग रहा था कि थोड़ी लेट से आएगा, लेकिन अमूमन अभी हाल फिलहाल में अब चर्चा में रही और ये डेट आ गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस 10 दिन में क्या करनी चाहिए, ये चीज़ों पर हम बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताऊँगा जिससे अमूमन सवाल पूछे जाते हैं और आपके जो भी डाउट होंगे वो भी स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और आपका स्वागत कर रहा हूं मैं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि यार देखिए व्यापम की जो सिलेबस है वो वाकई ब्रॉड है। जैसे सब इंस्पेक्टर की जो एक तरीके से सिलेबस बनाया गया है, सभी चीज़ों का समन्वय किया गया है और एक तरीके से ये व्यापक रूप को मतलब परिभाषित करती है। इसमें सब चीज़ मिलेगी आपको और इतने कम समय में आप रिवाइज कर पाना, क्योंकि आपको लग रहा था डेट टिल नाउ एक्सटेंड होते जाएगा तो थोड़ी सी हमको मौका मिल जाएगा, वो एक समय मिल जाएगा जिससे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन यार इतना दिन भी तो टाइम मिल चुका है, तो आप अपने कमजोरियों को छोड़िए और सिर्फ ये सोचिए कि यार 10 डेज में क्या करेंगे, बात खत्म, हमको करके दिखाना है। और हाँ, मैं आपको ये चीज़ के लिए बधाई भी देता हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपने इतने दिन तैयारी किया है तो बिल्कुल चयन की प्रक्रिया में आप शामिल होंगे। बस संतुलित तैयारी करना जरूरी है और आपका प्रारंभिक परीक्षा एकदम बता रहा हूं निकलेगा जरूर। कॉन्फिडेंस आप लाइए अपने में, क्योंकि यार इतने दिन से आप भी तैयारी किए हैं, इतने चीज़ों को संघर्ष करके आप मैनेज कर रहे हैं। बहुत लोग का जॉब है, बहुत लोग का ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं हैं नो। तो यार देखिए हर चीज़ की कृपा बनती है और आप पे बनने वाली है, तो इसके लिए फिक्र नहीं है। आइए हम शुरुआत करते हैं आपके जितने भी मसले हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बात, आपको सिलेबस दिख रहा होगा, जैसे कि इंडियन जीएस में 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, सीजीजीएस में 25, मैथ्स रीजनिंग में 20 नंबर, हिंदी में 10, इंग्लिश में 5 और कंप्यूटर में 5। अब बात सुनिएगा मेरी कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्तों का मुझे मैसेज आया है कि सर हम सीजीपीएससी की तरीके से तैयारी करें क्या फिर एक नॉर्मल तैयारी हो, कैसे हो, आप कुछ गाइड करिए। मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे एसआई का जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब किसको दे दिया गया है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर व्यापम को दे दिया गया है। क्योंकि व्यापम का एक नज़रिया अलग होती है, आप जानते हैं। तो इसका एग्जैक्ट नज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर फैक्ट चीज़ों को लेके करती है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज भी जाएगा तो ज़्यादा कूट वाली सवाल बहुत कम देते हैं। आप लेके चलिए, अगर आप व्यापम के सिलेबस को आप जानते हैं, अब महज आपको पता भी होगा, बहुत सारे दोस्त ने दिया भी होगा कई बार, उसी एकदम पैटर्न पे तैयारी करिए। डीप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा भी है। मैं इस चीज़ से सहमत हूँगा कि यदि मेंस परीक्षा हो तो वहाँ पर पैटर्न थोड़ा बदलाव पॉसिबल है, बट यहाँ आप बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़ी फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है नो। तो बात ये कर रही है कि व्यापम में अगर देखेंगे तो मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। व्यापम का एक जो नज़रिया होता है जो एक तरीके से फैक्ट या आंकड़ों पे आधारित होता है और एक आपकी कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो व्यापम का एक निश्चित पैटर्न होता है जिसके आपको आधार पर तैयारी करना है। देखिए आप बोलोगे सर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जैसे इसमें कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में आप जानते हैं कि फैक्ट चीज़ें ही ज़्यादातर होती है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में फैक्ट पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ये सब चीज़ फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब वन लाइनर फैक्ट बोलते हैं जिसको। तो आप इस तरीके से ही तैयारी करिएगा तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि इसके क्वेश्चन आप अगर लेवल बोलें तो 100 क्वेश्चन में दोस्तों अगर ठीक ठाक रहा तो 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जनरली सभी हमारे दोस्तों से बनने वाले रहेंगे, नो डाउट बिल्कुल बनने वाले रहेंगे दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हम 30 क्वेश्चन। ये दोस्तों आई थिंक मुझे लग रहा है, ये मेरी अपनी राय है, राइट है ना। 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मॉडरेट लेवल पे, मतलब यदि आपने अच्छी से तैयारी की है तो आप उन सवालों को टच कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस सवालों को टच नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आप लेके चलिए कि ये थोड़ी सी लेवल अप रहते हैं। वो हो सकता है आपको करंट अफेयर में ऐसे करंट अफेयर दे देंगे जो आपने पढ़ा ही ना हो, या हो सकता है कंप्यूटर के ऐसे चीज़ों को पूछ दे जो एकदम ज़्यादा डीप सवाल हो। तो जो आप डीप बोल रहे हो ना वो डीप यहाँ 20 क्वेश्चन में आएगा, लेकिन सिलेक्शन आपका इसमें होने वाला है। 50 और 30 के बीच में जो नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे उस पर रहेगा, है ना। तो ये चीज़ समझना भी जरूरी है। तो आप नो डाउट अल्टीमेट परफॉर्मेंस करने वाले हो,
डोंट वरी। सबसे बड़ी चीज और मजेदार बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास कितने हैं, 100 हैं, और आपके पास टाइम कितने हैं, 2 घंटे। अमूमन देखा जाता है कि लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बेहतरीन सवाल भी छूट जाते हैं पीछे। आपको क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप करेंगे। और जब भी मैं बोलता हूं, मतलब समझिए कि मैं बहुत सारे लोगों का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बात होती है तो वो बहुत सारे अनुभव के बाद आपको बताया जाता है कि ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अनुभवी लोगों से बात करने के बाद उस चीज़ों को हम आपको डील करते हैं या आपको बता पाते हैं, आई मीन राइट। तो देखिए, पर्टिकुलर सवाल के लिए लगभग अगर बोलें तो 2 घंटा, मतलब टोटल अगर बात करें दोस्तों तो 120 मिनट के आसपास रहेगा। ठीक है, 120 मिनट में आपको कितने सवाल अटेंड करने हैं, 100 सवाल अटेंड करने हैं। तो ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग है। ओनली अगर जीएस होता तो आप ये बात से सहमत हैं कि आप आधे 1 घंटे में बना भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंजिंग यहाँ रहेगा मैथ्स रीजनिंग में, और लोग यहीं से छटीन होना चालू हो जाएंगे, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे हाईलाइटेड पोर्शन यही रहेगा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि 120 मिनट है, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ्स रीजनिंग वाले स्टूडेंट नहीं रहे हो और आपसे एकदम तबके के साथ नहीं बनता, तो आप सबसे पहले जीएस वाले पोर्शन को सॉर्ट आउट करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मैथ्स वाले होंगे तो भी आप जीएस के सेशन को पहले अटेंड करेंगे, फिर आप मैथ्स रीजनिंग की चीज़ों को धीरे धीरे बनाते जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, वैल्यूबल मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैथ्स या रीजनिंग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल उटपटांग होते हैं, कभी कभी तो ऑप्शन भी गलत होते हैं और हम बना के थक जाते हैं और हम उसमें 2 मिनट खराब कर देते हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहना है। हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो या ऑप्शन गलत हो, होते हैं, जनरली होते हैं। तो बाद में पता चलता है जब एग्जाम दे के आते हैं तो यार ये ऑप्शन ही गलत था। तो इसलिए अगर सवाल में मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उस सवाल को क्विट करना ज़्यादा जरूरी है। ताकि ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप सभी सवालों पे आप पहुंच तो पाएँ। हो सकता है लास्ट में ऐसा सवाल बचा हो जो सबसे ज़्यादा ईजी हो, मतलब जिसको आप देख के उत्तर लगाने वाले थे। तो बी केयरफुली इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। बहुत सारे दोस्तों का ये भी बोलना था कि सर हम किन पोर्शनों को इतने कम टाइम में तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे दोस्तों का ये कहना था कि सर हम बहुत सारे टॉपिक को अभी इतने कम टाइम में नहीं कर पाएंगे, और वाजिब भी है। तो उनका कहना था क्या हम इस टॉपिक को पर्टिकुलर पूरा छोड़ दें या करके जाएं। मेरा कहने का मतलब था नहीं, आप उसको एटलीस्ट उन महत्वपूर्ण टॉपिक को करके जाओ या चैप्टर को करके जाओ जिससे सवाल आते ही हैं या आने की संभावना बनी रहती है। तो आप उन चैप्टरों को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं या उन टॉपिक को बताने वाला हूं इसमें, जिसको आप छोड़ के मत जाइए, उसको एटलीस्ट कुछ करके जाइए। तो मैं अब देखिए, हिंदी के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं होगी क्योंकि हिंदी आप संधि, समास, वर्तनी शुद्धता है ना, और ग्रामेटिकल के जो भी आपके संज्ञा सर्वनाम वो आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में आप देखेंगे अपने सिलेबस में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक ही लिख दिया है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और एक जगह आपका नाउन, एडवर्ब और दोस्तों वो टेंस वगैरह लिखा है। तो ये 4 मेनली लिखा गया है। तो आप उन पर्टिकुलर उसी चीज को करके जाओ। आप इंग्लिश का ये मतलब नहीं कि आप एंटोनिम्स, सिंटोनिम्स पढ़ के जा रहे हो, नरेशन पढ़ के जा रहे हो, क्लास पढ़ के जा रहे हो, वॉइस पढ़ के जा रहे हो। जब लिखा ही नहीं सिलेबस में तो पढ़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, यदि आप पढ़ रहे हो तो। नहीं तो ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्त ऐसे हैं कि इंग्लिश का नाम लेते ही फेफड़ा बाहर आ जाता है। बट कर सकते हैं यार, इतना भी कोई बुरा नहीं है। आप आराम से, अगर आपकी मजबूत है टेंस वगैरह, तो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ कंप्यूटर में ऐसे कौन से टॉपिक करके जाएंगे जो बिल्कुल सवाल पूछे जाने वाले हैं, और वो टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जनरेशन, जो हमारा पीढ़ी है, मतलब कंप्यूटर में आप देखेंगे 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी में, उसमें अलग अलग प्रोसेसर का मतलब लॉन्च किया गया था, राइट है ना। तो आप पीढ़ी में जैसे आईसी मतलब सर्किट है ना, उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर है, बीएलसी है, तो राइट अलग अलग चीज़ों में जनरेशन में अलग अलग मतलब जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर भी बनाया गया। तो पहला तो पीढ़ी से सवाल आने की भरपूर चांसेस रहती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ आता है। देखिए, आज मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, कम टाइम में आपको बहुत इनपुट देने वाला हूं, तो बी रेडी, एकदम से आप सुनिए मेरी बातों को। ये वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा चीज बदल सकता है। आप हो सकते हो 10 दिन में ही तैयारी करके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएं। और जी हाँ, बिल्कुल मजबूती के साथ कुछ चीज मैं बता रहा हूँ, उसको आपको सुनना जरूरी है। बिल्कुल, तो आपको एकदम रिलेवेंट चीज बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है। देखिएगा, पीढ़ी वाला सवाल एक हो जाता है, एक होता है दोस्तों इनपुट और आउटपुट के बेस में।
मतलब ऐसे कौन से डिवाइस है जो इनपुट है आउटपुट है, जैसे कंप्यूटर आउटपुट हो गया, राइट है ना, और जो माइक्रोफोन है वो इनपुट हो गया, माउस है इनपुट हो गया, कीबोर्ड है इनपुट हो गया, समथिंग लाइक आप सब चीज़ जानते होंगे तो वो पढ़ लीजिएगा। अब ये दोनों पढ़ने के बाद आप आ जाएंगे दोस्तों मेमोरी में। मेमोरी में आप जानते हैं कि जिसका जो है रैम रोम, ठीक है, और दूसरा सबसे ज़्यादा इसके स्टोरेज के हिसाब से इसको आपको किस में जमाना है, मतलब आपको इसके मेमोरी में पहले सीडी, डीवीडी, वीडीडी, फिर ब्लू रे, राइट। तो ये सब चीज़ें ना आपको करना ही पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, तो मेमोरी को आप छोड़िएगा नहीं। तीसरा के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आपकी एक है प्रिंटर। प्रिंटर से आप सवाल बना सकते हैं। प्रिंटर से सवाल आता है, डॉस मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं और लेजर प्रिंटर होते हैं, है ना। तो प्रिंटर एक टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगर दोस्तों एक आध दो आता है तो शॉर्टकट की से सवाल आ सकते हैं। शॉर्टकट की आप याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकट की से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा हम बोलें तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया या कमांड बेस पे हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, विंडोज़ के अलग होते हैं फीचर्स, है ना, टाइम शेयरिंग, बैच वगैरह। तो अल्टीमेटली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे कौन सा, ब्राउजर में आ जाएंगे दोस्तों। आप ब्राउजर मतलब दोस्तों ये ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत लोगों को तकलीफ होती है या नहीं समझ पाते हैं। जब आप इंटरनेट में चलाते हैं, जहां पर कुछ चीज़ सर्च करते हो, जैसे गूगल सबसे प्रमुख रूप से सर्च इंजन है। आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो उससे संबंधित कोई भी जो आपके डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ आते हैं। और ब्राउजर का मतलब जिसमें आप उस सर्च इंजन को खोल पा रहे हो, ठीक है, जैसे मोजिला, क्रोम, है ना। तो ये सब पढ़े होंगे तो दोनों को अलग अलग करके करिएगा, वो सवाल बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। जैसे चीन का एक फेमस सर्च इंजन है बाइडू, आया था लास्ट टाइम एग्जाम में, जी हाँ। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो ब्राउजर पढ़ लीजिएगा, सर्च इंजन पढ़ लीजिएगा और एक वायरस वाला अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें, एक सॉफ्टवेयर भी आता है। सॉफ्टवेयर मतलब कौन कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, राइट है ना, कंप्यूटर के। और यदि देखिए कम समय में यदि आपको कंप्यूटर को पढ़ना है तो आप इस तरीके से पढ़िए, कोई भी चीज़ को सिर्फ टॉपिक को सर्च मारिए और इससे संबंधित चीज़ों को पढ़ के जाइए, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब जिनका बहुत दिन से कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं तो आप इनको ध्यान मत दीजिए, इसी को पढ़ के नहीं जाना है, आपको कंप्लीट करके जाना है। मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो कम टाइम में करना चाहते हैं उसकी बात हो रही है। यदि आप फुल फ्लेश में पूरा पढ़ के जा रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर वाह है। जब सब कुछ तैयारी रहेगा तो फिर बात ही क्या है, फिर तो आग लगा दोगे आप, आग, तो फिर बात नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे दोस्तों को ये दिक्कत रहता है कि यार विज्ञान में हम छोड़ के जाएं क्या, मतलब विज्ञान एक ऐसा है, अगर आप नॉन साइंस वाले हो, आपकी पृष्ठभूमि ग्रेजुएशन साइंस से नहीं हुई तो तकलीफ समझ सकते हैं। आप क्या करिएगा, यहाँ पर जो रसायन होता है, रसायन में सिर्फ आप सूत्र पढ़ के जाइएगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, बुझा हुआ चूना, आई मीन राइट है ना, सिंदूर, ऐसे कुछ कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, आप उनको पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल वाला है, अम्ल का राजा कैसे सिखाते हैं, है ना। तो ये छोटा मोटा चीज़ों को पढ़ के जाएंगे, ठीक रहेगा। दूसरा आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप इसमें कुछ फैक्ट चीज़ों को पढ़ेंगे, बस सबको नहीं पढ़िए, कोई चल जाएगा। कुछ हार्मोन्स पढ़ लीजिए, कुछ विटामिन से होने वाले रोग की रासायनिक वगैरह कॉज वगैरह पढ़ लीजिएगा, राइट है ना। तो बेसिकली एकदम कम रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी साइंस अगर वेटेज है तो साइंस पोर्शन को छोड़िएगा मत। साइंस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप लास्ट ईयर भी पेपर आया था तो 10 सवाल लगभग दोस्तों साइंस से आया था। तो साइंस को यदि आपकी पोर्शन है तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। यदि आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें भौतिकी की, तो भौतिक में एटलीस्ट यार कम से कम न्यूटन के तीनों नियम पता होनी चाहिए, जड़त्व का नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाले नियम, तो ये सब होना चाहिए। तनाव वाला होने चाहिए, कोई उदाहरण कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि बंदूक मारते हैं तो पीछे धक्का देता है तो कौन से नियम है। तो ये ओरल वाली चीज़ों को करो, ज़्यादा डिप मत जाइए, है ना। कम से कम ये पता होनी चाहिए कि आपको ध्वनि है, जो मानव का जो सुनने का जो ऑडिबल है वो कितने तक होता है, तो 60 dB तक होता है। dB क्या है, मात्रक क्या है, दूरी को किस में नापते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप करके ही जाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपको करके ही जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मिश्रण है, तांबे और कॉपर को मिलाएंगे तो कौन सा धातु बनेगा, राइट नाउ। तो ऐसे चीज़ों को करके जाइए, साइंस को छोड़ के मत जाइए, है ना, रिक्वेस्ट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अगर मुझे लग रहा है तो आप लेके चलिए, अप्रोक्स अगर ठीक ठाक समय रहा तो 10 सवाल सिर्फ साइंस से ही दे सकता है वो, है ना। लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लेके चलिए कि 7 और 8 सवाल के आसपास तो राउंड अगर अप्रोक्स से लेके चले तो ठीक है। ध्यान रखेंगे, साइंस को छोड़ के नहीं जाएंगे आप।
होता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। बहुत लोग इसको छोड़ भी देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए मुझे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऐसा है कि जिसको आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको याद भी रहेगा। जैसे आप इसमें क्या क्या करेंगे, तो इसमें दोस्तों दिवस वगैरह याद कर लीजिएगा। पर्यावरण में जैसे 5 जून हो गया, 5 जून हो गया, 16 अक्टूबर हो गया। जैसे 16 अक्टूबर ओजोन संरक्षण दिवस होता है, 5 को पर्यावरण दिवस होता है, 22 को फिर पृथ्वी वगैरह का होता है, जैव विविधता का अलग होता है। ये आप याद करके जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सम्मेलन या फिर हम बात करें कि संधि वाले जो सवाल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि रियो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के लिए, और उसके बाद आपकी कॉप होती है क्लाइमेट के लिए, जलवायु के लिए, फिर राइट है ना, और क्या बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल हो गए ओजोन के लिए। तो इस तरीके से चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यहाँ से सवाल बनेगा, संबंधित पूछा जाता है कि इसका संबंधित किससे है, ये सम्मेलन किससे संबंधित है, तो करके जाइएगा उसको, राइट है ना। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ जो है इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में, जैसे हरित जो बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और आपकी ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण हैं वो कौन कौन से गैस उसके फैक्टर होते हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। तो जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग या जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है या हम गैस बोलें तो उसको आप करके जाइए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन गैस है ना, ये सब चीज़ें, तो इसको करके जाना है। इसके बाद दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित फैक्ट पूछे, जैसे अर्नेल हैकल जो है पहला जो शब्द दिए थे, तो फैक्ट से संबंधित चीज़ें तो करके ही जाइएगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों खाद्य श्रृंखला से एक सवाल बनने की गुंजाइश रहती है। तो यार ये सब चीज़ करके जाइए, यही तो आएंगे एग्जाम में, और क्या आएंगे बताइए। इससे संबंधित फिर कुछ होने वाले बीमारी, जैसे आप जानते हैं कि ब्लू बेबी एक रोग होता है, मिनीमाता होता है लैड या मरकरी से, तो चीज़ें को आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे तो बोल रहे होंगे यार क्या बोल रहा है ये गुरुजी, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप पढ़ेंगे तो बेसिकली समझ आएगा, तो छोड़ के नहीं जाना है। मैं बस बात ये कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में देखिए ये करेंट अफेयर से ज़्यादा संबंधित होता है। तो आप सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद के परिभाषा, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सा हमारा क्षेत्र शामिल होता है ना। प्राथमिक में जैसे कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र खनन वगैरह होते हैं। फिर द्वितीयक में विनिर्माण, निर्माण, जल गैस आपूर्ति होते हैं ना। सेवा में आपके रेस्टोरेंट, होटल, मोबाइल सर्विस वगैरह होते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक के तो खैर आप जानते हैं कि मैं कई बार इकोनॉमिक पढ़ाया हूँ और हमारे द्वारा क्लास भी लिया गया है बहुत सारे, तो आप मुझे याद रहता है। 5 ईयर प्लान पढ़ के जाइए। हाँ, प्रति व्यक्ति आय तो करके जाना है, छत्तीसगढ़ का भी और वहाँ का। इसीलिए मैं बोला ना इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप करके जाइए, सवाल बनते हैं। और ये 10-12 सवाल करेंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे से मिलके ही आएंगे। आप मतलब गेम पलट कर सकते हैं यहाँ से, समझ रहे हो। इकोनॉमिक में अगर हम बात करें तो आपकी जो GNNP है, NNNP है ना, राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है, राइट है ना। और उसके अलावा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने दिए थे, या फिर बजट हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको आप ना करेंट अफेयर से रिलेवेंट करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 ईयर प्लान को पढ़ के ही जाना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है ना, किसमें कृषि का कितनी प्रमुखता रही होगी है ना, मतलब उद्योग का कौन सा था और कौन कौन इसके प्रेरणेता से कौन सा 5 ईयर प्लान चला है ना, क्या क्या क्राइसिस आए, राइट है ना, उदारीकरण की प्रक्रिया कब चालू होती है, सबको पढ़ के जाएगा इकोनॉमिक में बहुत बेहतरीन तरीके से। छत्तीसगढ़ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा और करना भी चाहिए। कौन कौन सा टॉपिक है आपको समझ आता है वो आप कर लीजिएगा। मैं आता हूं दोस्तों इन दोनों के बाद पे 35 और 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन जीएस से है। पर्टिकुलर अगर बात करें, मैं इस बात से सहमत हूं कि दोनों में मिला के दोस्तों आपकी करेंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित सवाल जो है टोटल दोस्तों टोटल मतलब छत्तीसगढ़ को मिला के, इंडियन को मिला के आपके 10 से 15 सवाल होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के 6-7 सवाल होंगे इकोनॉमिक और करेंट अफेयर दोनों मिला के, और इसको इंडियन का भी मिला के। मैं फिर से बोलूँगा इकोनॉमिक सर्वे या फिर हम यूँ बोले कि बजट, ठीक है, बजट को भी शामिल कर लेंगे और करेंट अफेयर मिला के 10 से 15 सवाल आने की भरपूर संभावना रहेगी दोस्तों। और ये आपको पूरा का पूरा जीएस में बाजी मार के ले जा सकते हो। आप सोचिए कि आप इतनी मोटी बुक को, इतिहास या भूगोल का इतना सारे पढ़ने के बाद, कई दिन रिवीजन करने के बाद मुश्किल से 7-8 सवाल आप बना पाएंगे। करेंट अफेयर इतनी पतली मैगजीन आती है, आप जानते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, उसको लेने से आप पूरा 1-2 दिन में ही निपटा सकते हैं अगर अच्छे से
से पढ़ेंगे तो, राइट है ना। तो पूरा याद करके जा सकते हैं और वो आपका बोनस है। और वो 10-15 सवाल आपकी 15 सवाल ऐसे ही हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल बोलूँगा कि आप सबसे पहले करेंट अफेयर को निपटाओ। और आप याद रखिएगा, आप दोस्तों नवंबर के पहले वाले करेंट अफेयर को पढ़िएगा, क्योंकि अमूमन लास्ट टाइम जब पोस्टपोन हुआ था तो पहले आप एक सप्ताह पहले रद्द किया गया था, तो पेपर आई थिंक छप गया हो रहा होगा। तो आप उसको पहले के करेंट अफेयर को करेंगे। जनवरी हो गया या दिसंबर हो गए या नवंबर, तो उसको रोक दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर अपना विवेक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, राइट है ना। तो करेंट अफेयर दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोनॉमिक सर्वे, आप इकोनॉमिक सर्वे में जानते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या है, राइट, ओके सर। फिर हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर क्या है, औसत आर्थिक वृद्धि दर क्या है, कृषि उद्योग सेवा सेक्टर में कौन कौन सा है, प्राथमिक द्वितीयक सेक्टर में कौन कौन सा है, दैट इज लाइक दिस। तो यही सब सवाल बनेंगे, बिल्कुल एकदम बता रहे हैं, यही सब सवाल बनेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए पेपर देने, बिल्कुल आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा, ऐसा ही सवाल मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं करेंट अफेयर को आपको डील कर दिया हूँ। बाकी मैं आपको मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, तो आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको जोड़ देंगे। वहाँ पर मैं बिल्कुल डे बाई डे कुछ ना कुछ हिंट कर रहा हूँ कि आप इतना करके जाइए, कम से कम ये करके जाइए। तो उतना गाइड करना हमारा जिम्मेदारी है और हम बिल्कुल निभाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर मैं 3 कैटेगरी में गणित को डिवाइड करता हूँ, एक अंक गणित मैथ्स, एक एडवांस मैथ्स गणित और एक रीजनिंग, तो आप लेके चलिए दोस्तों, ऐसा अप्रोक्सीमेटली लेके चलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों कम से कम ये जो है दोस्तों 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों मैथ्स हो सकते हैं। और आपके 5-6 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एडवांस मैथ्स, मतलब कहने का मतलब क्षेत्रमिति से सवाल हो सकते हैं दोस्तों। और 7-8 सवाल किससे हो सकते हैं दोस्तों, रीजनिंग से हो सकते हैं, राइट है ना। तो क्षेत्रमिति में भी बहुत सिंपल है, रेखा कोड वगैरह को याद करना है ना, बहुभुज को याद करना है। जो टॉपिक नहीं लिखा है उसको आप मत पढ़िएगा, 3D वाला सेशन नहीं है तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस एक बार आप जांच लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स और एडवांस तो ये इस तरीके से कैटेगरी में हो सकते हैं। रीजनिंग को बनाइएगा, रीजनिंग में ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल बनेंगे, जैसे डिकोडिंग, कोडिंग, पासा, दिशा निर्देश, ये ऐसे हैं, रक्त संबंध, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है जिससे सवाल बनने ही हैं, वो आते ही हैं, अमूमन पूछे ही जाते हैं, राइट। तो परेशान नहीं होना चीज़ों को, कि देखिए आपको जो मैं पढ़ाया हूँ मैथ्स रीजनिंग में, उससे एक भी सवाल बाहर के पैटर्न से नहीं आएंगे। जो क्लास में हुए हैं हुबहू ऐसे पैटर्न आएंगे, हाँ सवाल तो बदला जाएगा, ये तो आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आपको दबदबा बनाने के लिए देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको आपको करके जाना पड़ेगा। सरलीकरण संख्या पद्धति से 1-2 सवाल बनेंगे, लाभ हानि प्रतिशत से एक सवाल बनने वाले हैं, चाल दूरी समय से कुछ सवाल बनेंगे, और अनुपात और औसत से सवाल बनेंगे। ये ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल बनने ही हैं, बिल्कुल मैंने जो बोला आप लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। और रीजनिंग में भी बता दिया, एडवांस में क्षेत्रमिति में भी बता दिया मैंने क्या क्या करना है आपको, ठीक है। रेखा कोड हो गया, त्रिभुज हो गया, आप देख लेना सिलेबस में जो लिखा है आप उसी को करिए। मैंने तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया था क्षेत्रमिति का, राइट है ना। तो आप मेंस में जब आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं आपको और बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो मेंस में तो करना ही है और प्री तो निकलना ही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट तक मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इतना एटलीस्ट करके जाइए, वो आप बिल्कुल व्हाट्सएप में आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से बोलूंगा, यदि आप नॉन साइंस वाले हो, नॉन मैथ्स वाले हो, तो आप सबसे पहले बिल्कुल भी रीजनिंग और मैथ्स के सवालों को टच नहीं करेंगे। आपका जो एक है, और इंग्लिश को तो बिल्कुल मत करना यार, इंग्लिश को बाद में करना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ही जान के अच्छा लगेगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ही जैसे मैंने बताया। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको सबको लगा के आना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या बोले दोस्त, अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है तो थोड़ा सा समझाइश दे देते हैं। आप बिंदास मार के आइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल होने वाला है आपके सिलेक्शन। देखिए इतने दिन से पढ़े हैं तो वो जाया नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाने के कारण एग्जाम हॉल में तो डिप्रेस हो जाते हैं कि उनको होगा नहीं होगा, कैसे मैनेज करेंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं हम लोगों को, सवाल नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आधा तैयारी है और कॉन्फिडेंस के साथ गए हैं और बिल्कुल सब चीज़ बना के आ रहे हैं और उनसे सिलेक्शन भी हो जाता है। कॉन्फिडेंस का भी खेल होता है, इसलिए आप थोड़ा सा बूस्ट करिए कि यार आपका होगा, इतने दिन से पढ़ रहे हैं मतलब सिलेक्शन तो तय है आपका, और प्रारंभिक तो निकलेगा, इसकी तो दावेदारी है आपकी। और आप इस चीज़ को समन्वय कर, आज तक दोस्तों इस चीज़ को संतुलित करके जाना है आपको एग्जाम। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से पेपर दीजिए। कुछ भी लगता है तो आप हमें बताइएगा, बहुत वैल्यूबल है, तो आप इसको बढ़िया से देखिए और शेयर भी करिएगा। और बहुत जल्द फिर हम मेंस की स्ट्रेटेजी तय करेंगे, फिलहाल तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।